Hello, everybody, and welcome to my channel Learn with Piyush. तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुली रिटन पोएम जिसका नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। तो ऑब्वियस सी बात है, आप सभी को इस नाम से ही पता चल गया होगा कि हम इस पोएम में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली जो नाम से क्लियर होके आता है वो ये है कि एन एलिमेंट्री स्कूल, जो प्राइमरी स्कूल कह लेते हैं हम, या बच्चों के लिए जो स्कूल होती है, क्लासरूम, उसके अंदर क्लासरूम इन अ स्लम, मतलब स्लम मीन्स होती है झुग्गी, जहाँ पे हमारे सो कॉल सोसाइटी के जो डिविजन्स हैं उसके हिसाब से हम कहें तो वो एक नीचे तबके के लोगों के लिए रहने की जगह होती है, जिसको हम बोलते हैं स्लम, मतलब झुग्गी बस्ती कह सकते हैं। तो उस झुग्गी और बस्ती के स्कूल के अंदर जो क्लासरूम होती है उसके अंदर क्या क्या कैसा माहौल होता है, उनके स्कूल में पढ़ाई की क्या क्या व्यवस्थाएं होती है, वहाँ के बच्चे कैसे होते हैं, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस पोएम के थ्रू पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये जो है, हम एक जो डार्क पार्ट होता है हमारी सोसाइटी का, कि जो नीचे तबके के बच्चे होते हैं, जो गरीब बच्चे होते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई कैसे होती है, वो पढ़ाई लिखाई से कैसे वंचित रहते हैं, या कर पाते हैं पढ़ाई या नहीं कर पाते हैं, इस सब का जवाब, इस सब के बारे में हम इस पोएम में जानेंगे। तो सबसे पहले हम इस पोएम के जो पोएट हैं स्टीफन स्पेंडर, उनके बारे में कुछ जानते हैं। स्टीफन स्पेंडर वॉज एन इंग्लिश पोएट एंड एन एसेइस्ट। ये जो स्टीफन स्पेंडर थे, जिनका जन्म 1909 में हुआ था और उनकी डेथ 1995 में हुई थी, वो एक इंग्लिश पोएट थे एंड एन एसेइस्ट। एसेइस्ट मतलब जो कि ऐसे लिखते हैं, राइटर ऑफ एसेज। अब उनके बारे में ये है कि ही लेफ्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड विदाउट टेकिंग अ डिग्री। और वो जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, उन्होंने वो बिना डिग्री लिए ही छोड़ दी, एंड वेंट टू बर्लिन इन 1930, और 1930 में वो बर्लिन चले गए। एंड स्पेंडर टूक अ कीन इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी अ सोशलिस्ट एंड पैसिफिस्ट। मतलब कि ये जो स्पेंडर हैं, स्टीफन स्पेंडर, वो पॉलिटिक्स में, राजनीति में बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी लेते थे, और उन्होंने खुद को एक सोशलिस्ट मतलब समाज सेवी बता रखा था। उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखे हैं, उन्होंने बहुत सारे पोएम्स लिखे हैं, और ये जो पोएम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, वो उन्होंने लिखी है इस बात के ऊपर कि सोशल इनजस्टिस और क्लास इनइक्वलिटीज़ जो हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है, जिसकी वजह से एक बच्चा उसी सोसाइटी का एजुकेशन गेन करता है, सब कुछ उसको अच्छे से मिलती है, वहीं दूसरा बच्चा वो भी उसी सोसाइटी का है, लेकिन ड्यू टू द सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वलिटीज़ उसे इन सब चीज़ों से वंचित रहना पड़ता है। भले ही वो एजुकेशन हो, भले ही वो न्यूट्रिशन हो, उसे इन सब चीज़ों से वंचित रखा जाता है ड्यू टू द सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वलिटीज़। तो यहाँ पे जो स्टीफन स्पेंडर है, उन्होंने इस चीज़ के ऊपर रोशनी डाली है, इस पार्ट को निकाला है और इस पोएम के थ्रू हम तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो अब हम जानेंगे इस पोएम में एक्चुअली है क्या। एंड नाउ एज़ यूजुअल, जैसा कि हम करते हैं कोई भी चैप्टर या कोई भी पोएम स्टार्ट करने से पहले, हर चैप्टर, हर पोएम में हमारे टेक्स्ट बुक में एक बिफोर यू रीड सेक्शन दे रखा होता है, जिसमें कि बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे होते हैं। और ये, जैसा कि मैंने कहा, खुद से ये आंसर करने वाला क्वेश्चन है, सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं इसमें। तो इसमें जो क्वेश्चन है वो ये है कि हैव यू एवर विजिटेड और सीन एन एलिमेंट्री स्कूल इन स्लम। यहाँ पे पोएट आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आपने कभी एलिमेंट्री स्कूल जो कि एक स्लम एरिया में होता है, क्या आप वहाँ गए हैं, क्या आपने उसे देखा है? अगर हाँ, तो व्हाट डज़ इट लुक लाइक, तो आपके हिसाब से ये कैसा दिखता है? सबसे पहली बात, आई एम श्योर कि बहुत सारे आप में से जो अभी देख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे या स्टूडेंट्स कह लें, वो स्लम के एरिया में गए ही नहीं होंगे। तो आई थिंक कोई भी चीज़ एक्सपीरियंस करने के लिए कि ये या वो किस कंडीशन में होगा, उसके लिए बेस्ट तरीका होता है आप खुद को उसकी जगह पे रखिए। यू जस्ट पुट योर फुट इन हिज शूज़, तो तभी आपको पता चलेगा कि एक्चुअली वो किस कंडीशन में है। दूर से देखने से कुछ पता नहीं चलता। सो इफ़ यू हैव नॉट विजिटेड
और अगर आपको कोई ऐसा मौका मिलता है तो प्लीज़ जाइए, ज़रूर जाइए। आपको पता चलेगा एक्चुअली कि आपको जो मिल रहा है क्या वो उन लोगों को मिल रहा है, और आपका आंसर होगा नहीं। तो बेसिकली आपको पता चलेगा कि हाँ, ऐसा भी एग्जिस्ट होता है, ऐसी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। ये भी बच्चे हैं जो इन सब चीज़ों से वंचित रह जाते हैं, और हो सकता है भविष्य में आप उनके लिए कोई अच्छा काम करें। तो आइए अब हम आते हैं चैप्टर पे, एंड लेट अस रीड द होल पोएम, होल स्टैंजाज in a very detailed manner. So the first stanza goes like this कि far far from gusty waves these children's faces. Far far from gusty waves. Gusty का मतलब होता है energetic, strong. मतलब कि these children's faces मतलब कि इन बच्चों, जो बच्चे स्लम के स्कूल में पढ़ने जाते हैं, स्लम के जो बच्चे हैं, उनका जो फेस है, उनका जो चेहरा है, वो एक्साइटमेंट, उनके चेहरे पे एक्साइटमेंट, एनर्जी दूर दूर तक नहीं दिख रही है। नॉर्मली हम अपने स्कूल में, या नॉर्मली आप किसी भी छोटे बच्चों को देख लो तो उसके चेहरे पे एक अलग सी चमक, एक अलग सी चार्म नज़र आएगी आपको, एक मिस्चीवनेस जो है वो नज़र आएगी, और वो एक्साइटेड होता है कोई भी चीज़ को करने के लिए वो बच्चा। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो स्लम के उन बच्चों के चेहरे से दूर दूर तक गायब थी, दूर दूर तक नहीं दिख रही थी। ना वो चार्मनेस दिख रही थी, ना वो एनर्जी दिख रही थी, और ना ही वो एक्साइटमेंट दिख रही थी किसी भी काम को करने के लिए। मतलब वो सारे बच्चे के चेहरे जो थे वो मुरझाए हुए थे, वो मायूस थे। सो द फर्स्ट लाइन मीन्स दिस, नाउ लाइक रूटलेस वीड्स। अब यहाँ पे रूटलेस वीड्स का यहाँ पे पोएट ने यूज़ क्यों किया है? रूटलेस वीड्स का मतलब होता है कि जब हम खेती करते हैं, जब किसान खेती करते हैं, तो जब फसल के बीच में जो फसल बोए जाते हैं उनके अलावे भी खुद ब खुद वीड्स जो है वो एक अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो कि फसल को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। तो किसान क्या करते हैं, वो वीड्स को टाइम टाइम पे उखाड़ के फेंक देते हैं, मतलब उनके पास अब रूट नहीं है। तो जब आप वो वीड देखोगे, रूटलेस वीड देखोगे, तो वो आपको एक बहुत ही पजल्ड वे में दिखेगा, जैसे अभी आपको ये फ़ोटो दिख रही है, इस तरीके से वो दिखती है। तो यहाँ पे पोएट का दो मीनिंग है। पहला मीनिंग ये है कि यहाँ पे जो बच्चे हैं वो एक रूटलेस वीड हैं, मतलब अनवांटेड चीज़ है फॉर द सोसाइटी। जो सोसाइटी में हम रहते हैं उस सोसाइटी के लिए ये जो स्लम के बच्चे हैं वो एक अनवांटेड वीड की तरह है। अनवांटेड चीज़, जो भी अनवांटेड मटेरियल होता है जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं होती है और उसे हम उखाड़ फेंकते हैं, उसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते, वो बच्चे यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि इस सोसाइटी के लिए उसी रूटलेस वीड की तरह है। द हेयर टॉर्न राउंड द पैलर। पैलर का मतलब होता है पेल फेस। पेल फेस मतलब दयनीय, बहुत ही निराशापूर्ण चेहरा, निराशा से भरी हुई जो है वो उनका फेस हुआ करता था। तो द हेयर टॉर्न, यहाँ पे रूटलेस वीड का एक अलग मतलब ये है कि द हेयर टॉर्न राउंड देयर पैलर। उनके जो बाल थे वो, जब हम कंघी नहीं करते हैं अपने बालों में तो वो कैसे उलझे हुए लगते रहते हैं, हमारे आगे हेड पे ऐसे दिखते हैं। तो यहाँ पे पोएट वही कह रहा है कि रूटलेस वीड, जैसा कि अभी मैंने पिक्चर दिखाया था, वैसे ही उनके बाल भी जो है उनके मायूस चेहरे पे उलझे पड़े हुए हैं, मतलब वो उनकी दयनीय स्थिति को दर्शाता है। अब द टॉल गर्ल विद हर वेड डाउन हेड। अब यहाँ पे क्लास के पहले बच्चे के बारे में जिक्र की गई है कि वो जो पहला बच्चा है वो एक लड़की है, लंबी लड़की, द टॉल गर्ल विद हर वेड डाउन हेड, और उसका जो सर है वो झुका हुआ है नीचे की ओर वेट की तरह, वेट के कारण। अब वो वेट क्या है? वो वेट है द वेट ऑफ द वर्ल्ड्स बर्डन। बर्डन ये है कि चूंकि वो लड़की है, उसे घर के सारे काम करने होते हैं, उसके ऊपर बहुत सारी, और जैसा भी आप तो समझ सकते हैं कि गरीब के घर में एज अ डॉटर जन्म लेना इज़ लाइक अ अभिशाप, कि अब ये बेटी है, ये हमारे लिए बोझ बन गई है, इसकी शादी, दहेज एंड लॉट ऑफ थिंग्स एग्जिस्ट। तो यहाँ पे उन सारे बर्डन्स के कारण वो जो लंबी लड़की है, बच्ची है, उसका सर जो है वो झुका हुआ है नीचे की ओर। नेक्स्ट है द पेपर सीमिंग बॉय विद रैट्स आइज़। अब यहाँ पे दूसरे बच्चे की बात की गई है जो कि पेपर सीमिंग मतलब पेपर की तरह पतला है, मतलब बहुत ही ज़्यादा पतला और कमज़ोर है, विथ रैट्स आइज़। अब रैट्स आइज़, यहाँ पे पोएट ने रैट के आइज़ से ही क्यों कंपेयर किया है? इसके दो मीनिंग है। पहला तो ये कि रैट्स के जो आइज़ होते हैं, इफ़ यू कैन सी द इमेज हियर जो मैंने अभी दिया है,
तो रैट के आइज़ जो है वो बाहर की ओर निकल रहे होते हैं। मतलब कि यहाँ पे ये जो है एक माल न्यूट्रिशन जो है, कुपोषण, उसको दिखा रहा है कि वो बच्चा बहुत ही पतला है, कमज़ोर है और उसकी आंखें बाहर आ रही हैं, जैसे उसके फेस पे कोई मांस है ही नहीं, कोई वो मतलब बहुत ही पतला है, कमज़ोर है। दूसरा रैट्स आइज़ का मतलब होता है, रैट के जो आइज़ होते हैं वो खाने को ढूंढने के लिए इधर उधर बहुत तेज़ी से घूमते हैं, बहुत तेज़ी से राउंड राउंड घूमते हैं, देखते इधर उधर। तो मतलब वो बच्चा भी जो है वो अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं इधर उधर देख रहा है, वो ढूंढ रहा है अपने सपने को पूरा करने का रास्ता। द स्टंटेड अनलकी हियर। स्टंटेड का मतलब होता है कि जिसका ग्रोथ रुक जाए, ग्रोथ इन द सेंस की हाइट रुक जाए, हाइट बढ़नी रुक जाए, या फिर वेट बढ़ना रुक जाए। तो बेसिकली किसी भी जो फिजिकल ग्रोथ होता है हमारे शरीर में वो रुक जाना, द स्टंटेड, वो किसके कारण होता है? जब हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाती, हमें प्रॉपर फूड नहीं मिल पाते, तो हमारा ग्रोथ जो है वो रुक जाता है। तो द स्टंटेड अनलकी हियर, अनलकी हियर का मतलब होता है वारिस। सो पोएट कह रहे हैं कि द स्टंटेड, वो बच्चा जो तीसरा बच्चा है वो क्या है? स्टंटेड है, जिसकी ग्रोथ रुक चुकी है। अनलकी हियर, और वो अपने ख़ानदान का एक बहुत ही अनलकी वारिस है, मतलब कि बहुत ही दुर्भाग्यशाली वारिस है ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, जिसके हड्डी जो हैं वो ट्विस्टेड हैं, मतलब ऐंठना, ट्विस्ट मतलब होता है ऐंठना, मतलब ऐंठे हुए हड्डी है। जैसे कि अभी आपको पिक्चर पे दिखाई दे रहा है, वैसे ही उसके बोन्स थे। रिसाइटिंग अ फादर्स नाल्ड डिजीज़, मतलब कि वो जो ट्विस्टेड बोन्स थे वो उसको एज अ विरासत उसके पिता से मिली थी, जो एक नाल्ड डिजीज़ होती है जिसके कारण हड्डियाँ जो हैं वो घूम जाती हैं, ऐंठ जाती हैं, वो उसके फादर से मिली थी एज अ विरासत। यहाँ पे पोइट कह रहे हैं कि नॉर्मली हमारे घरों में क्या होती है, जो हमारे जो भी धनी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपने वारिश के लिए एज अ विरासत वो गाड़ियाँ छोड़ जाते हैं या प्रॉपर्टी छोड़ जाते हैं, घर छोड़ जाते हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें जो उसकी लाइफ जो है वो एक बेटर बना सके, वो सारी चीज़ें उनको छोड़ के उनको दे के जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ये बच्चा है इसको एज अ विरासत में मिली है इसको एक नाल्ड डिजीज़ उसके पिता से। तो यहाँ पे कितना अनलकी वो बच्चा है, वो यहाँ पे पोएट जो है वो कहना चाह रहे हैं। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, मतलब कि वो जो है वो क्लासरूम में बैठा हुआ है और वो पढ़ रहा है, वो बच्चा जिसके बारे में अभी पोएट ने बताया है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, अब यहाँ पे चौथे बच्चे की वो जो है बात हो रही है कि एट द बैक ऑफ द डिम क्लास मतलब कि उसमें रोशनी उतनी अच्छे से नहीं आ पाती थी। अब आपको पता है कि वो स्लम का स्कूल है, वो बस्तियों झुग्गी का स्कूल है, तो वो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी में भी नहीं होगी या फिर वो बहुत ही मिजरेबल कंडीशन का स्कूल होगा। तो यू कैन इमेजिन दैट एट द बैक ऑफ द डिम क्लास, मतलब उस अंधेरे से क्लास में जो एट द बैक सबसे पीछे, वन अननोटेड, एक ऐसा बच्चा जिसको किसी ने नोटिस नहीं किया था, स्वीट एंड यंग, और वो बहुत ही प्यारा था और बहुत छोटा था। हिज आइज लिव इन अ ड्रीम, और उसके आंखों में कुछ सपने बस रहे थे। ऑफ स्क्विरल्स गेम इन ट्री रूम अदर देन दिस। अब यहाँ पे जो पोइट है वो कहना चाह रहे हैं कि एट द बैक सबसे लास्ट में एक ऐसा बच्चा था जो बहुत ही प्यारा और बहुत छोटा था, जिसको किसी ने नोटिस नहीं किया था। हिज आइज लिव अ ड्रीम, मतलब कि यहाँ पे जो है एट द एंड जब तीन बच्चों का जो पोएट ने डिस्क्राइब किया है अभी, जो एक टॉल गर्ल, फिर दूसरा पेपर सीमिंग बॉय, और तीसरा जो अनलकी वारिस वाला बच्चा था जिसको डिजीज़ थी, नाल डिजीज़। तो ये सारे क्या थे? ये सारे बहुत ही होप खो चुके थे लाइफ में, और ये बहुत ही निराश थे, बहुत ही उदास थे। लेकिन एक बच्चा था एट द एंड, लास्ट में क्लास में, जो एक सपने संजो रहा था अपनी आंखों में। उसकी आंखों में कुछ सपने थे। ऑफ स्क्विरल्स गेम को यहाँ पे पोएट ने कंपेयर किया उससे, क्योंकि स्क्विरल क्या होता है, एक बहुत ही चंचल होता है, वो बहुत इधर उधर देखते रहता है। लाइक स्क्विरल को आपने अगर गिलहरी को देखा होगा, वो बहुत ही चंचल होता है, वो इधर उधर उसकी आंखें घूमती रहती है, वो कभी शांत नहीं बैठता। तो मतलब कि वो भी शांत बैठना नहीं चाहता है वो बच्चा कुछ उसके सपने हैं जो कि वो पूरा करना चाहता है। अब यहाँ पे जब तीन ऐसे दुखी बच्चों का जिक्र करने के बाद एट द एंड
पोएट ने इस बच्चे का जिक्र क्यों किया? ये दिखाता है द लाइट ऑफ होप, मतलब कि उन स्लम्स में अभी भी कुछ के अंदर जो है एक होप है, एक आशा है कि वो ऊपर उठ सकते हैं, वो इन चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं, वो भी एक बहुत ही अच्छी कंडीशंस में लाइफ जी सकते हैं। तो यहाँ पे पोएट जो है इस चीज़ को पोर्ट्रे करना चाहते हैं। और अभी हमारे साथ बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि झुग्गियों से, बस्तियों से उठ के बहुत ऊपर आए हैं। अब मुझे उतना याद नहीं है, बट रेमो डिसूजा का नाम आपने सुना होगा। वो एक बस्ती में रह रहे थे, और अभी अगर आप उनके बारे में जानते हो, वो एक वन ऑफ द बेस्ट कोरियोग्राफर ऑफ इंडिया। उन्होंने अपना एक एज दैट ही हैड एस्टैब्लिश्ड हिज नेम, और वो एक इसी तरीके की माहौल, इसी तरीके के जगह से वो बिलोंग करते थे। अब तो नहीं है, वो करते, उनका बचपन इन्हीं चीज़ों में बीता था, लेकिन उन्होंने मेहनत के दम पे, उनके अंदर एक जज्बा थी, उनके अंदर एक ड्रीम था, वो चाहते थे कि वो इस चीज़ से निकले, और वो एक्चुअली में निकले। तो ही इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ दैट। सो विद दिस द फर्स्ट स्टैंजा एंड्स। जो फर्स्ट स्टैंजा में जो पोएट ने कहा है वो ये है कि पोएट ने डिस्क्राइब किया है कि उस क्लासरूम के अंदर जो बच्चे हैं वो किस तरीके के हैं, उन बच्चों के अंदर क्या क्या कमियां हैं, उनको बच्चों के साथ क्या क्या तकलीफ़ हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में पोएट ने फर्स्ट स्टैंजा में डिस्क्राइब किया है बहुत ही ब्यूटीफुली। तो अब हम पढ़ेंगे द नेक्स्ट स्टैंजा। तो अब सेकंड स्टैंजा में पोएट ने डिस्क्राइब किया है उन स्लम में रह रहे लोगों के ज़िंदगी के बारे में, उन बच्चों के, स्पेशली इस क्लासरूम के बारे में कुछ डिस्क्राइब किया है, उन बच्चों की ज़िंदगी के बारे में, ज़िंदगी के ऊपर उन्होंने कुछ टिप्पणी की है। वो ये है कि ऑन सोर क्रीम वॉल्स डोनेशंस, मतलब कि सबसे पहले यहाँ पे डोनेशन का मतलब ये हुआ कि वो जो स्कूल था, वो जो जिस स्कूल में स्लम के बच्चे, गरीब बच्चे पढ़ रहे थे, वो डोनेशन की मदद से बना हुआ है। मतलब लोगों के द्वारा जो डोनेट किया जाता था उसके दम पे ये जैसे तैसे करके स्कूल बना है। और उसके जो वॉल्स हैं वो सोअर क्रीम, मतलब कि सोअर क्रीम का इन द सेंस यहाँ पे क्रीम कलर का हो गया है। जब कोई बहुत पुराना पेंटेड वॉल होता है और वो जब पुराना हो जाता है तो उसकी कलर कुछ ऐसी हो जाती है, और वो एक ऐसा, जिसके कारण क्या होता है कि उस जगह पे आपको रहने का मन नहीं करता। तो यहाँ पे चूँकि वो क्लासरूम था, वहाँ पे पढ़ाई का माहौल था, वहाँ पे उनके जो वॉल्स थे वो बहुत गंदे हो चुके थे, पुराने हो चुके थे। तो ये यहाँ पे जो है एक मिजरेबल कंडीशन ऑफ स्कूल जो है वो यहाँ पे दर्शा रहा है। अब है शेक्सपियर्स हेड। शेक्सपियर्स हेड, यहाँ पे शेक्सपियर्स हेड मतलब हो सकता है उस क्लासरूम में शेक्सपियर का कोई ऐसा पिक्चर लगा हुआ हो, और वो इसलिए क्योंकि वो लिटरेचर के बहुत ही महारथी थे, बहुत नामी गामी, वो बहुत जाने जाते थे लिटरेचर के क्षेत्र में। तो उनका जो है वो वहाँ पे फ़ोटो टंगा हुआ था, जो कि उन बच्चों के लिए किसी काम का नहीं था, क्योंकि वो बच्चे उस लेवल तक नहीं पहुँच पाते। क्लाउडलेस एट डॉन, सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज़। अब यहाँ पे ये है कि सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज़, मतलब वो जो झुग्गी थी, वो जो पर्टिकुलर बस्ती है, वो कहाँ बनी होती है? नॉर्मली हमने देखा होगा, आपने गौर किया होगा कि वो शहरों के बीच में बनी होती है। बगल में बड़े बड़े, पास में बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं, और उसके बीच में क्या होती है? एक झुग्गी बस्ती बनी हुई होती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि क्लाउडलेस एट डाउन, मतलब कि उनका जो है वो चारों ओर जो है उनकी खुशियाँ होती हैं, मतलब लोग वहाँ पे अच्छी लाइफ जी रहे होते हैं, लेकिन उन्हें उस बात का भनक तक नहीं होता, क्योंकि वो उनकी जो लाइफ है वो उसी कचरे के ढेर में ही सिमट के रह जाती है, वो उससे बाहर निकल ही नहीं पाते। बेल्ड फ्लावरी टायरोलेज वैली। अब ये टायरोलेज वैली एक बहुत ही सुंदर सा वैली है, जहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स हैं, बहुत सारी नेचुरल ब्यूटी है। तो पोएट यहाँ पे कह रहे हैं कि वो जो सुंदर, वो नेचुरल ब्यूटी है, वो बच्चे उस ब्यूटी को कभी इन्जॉय कर ही नहीं पाएंगे। हो सकता है उस क्लासरूम में एक टायरोलेज वैली का पिक्चर लगा हो, जहाँ पे बहुत सारे ब्यूटीफुल फ्लावर्स हों, बहुत सारे नेचुरल ब्यूटी हो, तितलियाँ हो, लेकिन वो पोएट कह रहे हैं कि वो बच्चे ये चीज़ कभी एक्सपीरियंस कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो जिस स्थिति में रह रहे हैं, वो जिस कंडीशन में रह रहे हैं, वहाँ से बाहर निकल पाना नामुमकिन सा है। ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड। अब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ओपन हैंडेड मैप, मतलब वहाँ पे उनके क्लासरूम में, उन बच्चों के क्लासरूम में भी एक मैप, एक नक्शा वर्ल्ड का लगा हुआ हो, जो कि उन बच्चों को
एक्साइट कर रहा है कि देखो ये ऐसी दुनिया भी एग्जिस्ट करती है, और लेकिन तुम यहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे क्योंकि तुम्हारी दुनिया ही यही है। तुम्हारी दुनिया इसी कचरे के ढेर पे शुरू होती है और तुम्हारी दुनिया इसी कचरे के ढेर पे ख़त्म हो जाती है या ख़त्म हो जाएगी। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज़ नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड। मतलब कि लेकिन फिर भी उनके लिए, उन बच्चों के लिए जो उनकी दुनिया है वो क्या है, उनकी खिड़कियों से जो बाहर देखते हैं, वो जो गली दिखते हैं, वो जो झुग्गी, वो झोपड़ी, वो घर दिखते हैं, छोटे मोटे टूटे फूटे घर, वही उनके लिए क्या है, वर्ल्ड है, ना कि वो मैप जो कि उनके क्लासरूम में लगा रखा है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फॉग। मतलब वो जो बच्चे हैं, उस स्लम के जो बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ने जाते हैं, उनका जो फ्यूचर है, उनका जो भविष्य है वो बिल्कुल ही फॉग की तरह है, बिल्कुल ही धुंधला है, बिल्कुल ही होपलेस है। उनके फ्यूचर में कोई ऐसा होप ही नहीं है जिसके लिए वो काम करे, जिसके लिए वो परफॉर्म करे, वो ऐसा कुछ नहीं है। उनका फ्यूचर जो है बिल्कुल डार्क है, बिल्कुल ही अंधेरा है उनका फ्यूचर, मतलब कुछ है ही नहीं। दे आर नॉट गोइंग टू मेक देमसेल्फ एनीथिंग। वो इससे ऊपर नहीं उठ पाएंगे क्योंकि उनके फ्यूचर जो हैं लाइक पेंटेड विद अ फॉग, बिल्कुल ही धुंधले हैं। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लेड स्काई। और वो जो रह रहे हैं, वो जो जगह है, वो नैरो स्ट्रीट, मतलब बहुत झुग्गियों में आपने देखा होगा पतली पतली गली होती है, बहुत ज़्यादा पतली पतली गलियाँ, और वो क्या है, सील्ड है विद अ लेड स्काई। लेड स्काई मतलब डार्क, बहुत ही अंधेरा, डार्क स्काई से वो क्या है, बिल्कुल ही ढका हुआ है। ये यहाँ पे ये जो लाइन है ये दर्शाता है कि तुम्हारी ज़िंदगी जो है इसी नैरो स्ट्रीट, इसी पतली गलियों में शुरू होगी और इसके बाहर तुम देख ही नहीं पाओगे, क्योंकि उसके ऊपर जो है एक लेड स्काई मतलब डार्क स्काई विच डिनोट्स द होपलेसनेस, विच डिनोट्स द योर मिजरेबल कंडीशन, विच डिनोट्स योर मजबूरी। उससे ऊपर तुम, इन सब चीज़ों के कारण तुम इससे ऊपर नहीं उठ पाओगे, तुम इन्हीं नैरो स्ट्रीट में रह के मर जाओगे, जो भी करोगे, लेकिन इससे ऊपर नहीं उठ पाओगे। फार फार फ्रॉम रिवर्स, केप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स। मतलब रिवर्स यहाँ पे डिनोट करता है नेचुरल ब्यूटी को, केप्स इज़ द सुरंग, एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स मतलब बहुत ही प्यारी प्यारी बातें, खुशियों से भरी बातें, यानी कि खुशियों का माहौल। वो क्या है, वो बच्चे, वो स्लम के जो बच्चे, वो इन सब चीज़ों से बहुत दूर है। वो, उनके लिए ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती। उनके लिए एग्जिस्ट करती हैं तो वही नैरो स्ट्रीट, वही पतली गलियाँ, वही टूटे फूटे घर, वही टूटे फूटे क्लासरूम, वही नेगेटिविटी भरी ज़िंदगी। उनके लिए यही सारी चीज़ें वर्ल्ड है, ना कि ये नेचुरल ब्यूटी, ना ही वो खुशियों से भरा हुआ माहौल। वो सारी चीज़ें इनके नसीब में नहीं है। तो सेकंड स्टैंजा में पोएट ने डिस्क्राइब किया सबसे पहले कि उनके क्लासरूम में क्या क्या चीज़ें थी, फिर पोएट ने डिपिक्ट किया, एक्सप्रेस किया कि उनका फ्यूचर जो है वो कैसा होगा, वो क्या क्या चीज़ें उनके लिए वर्ल्ड है, क्या क्या चीज़ें उनके लिए एग्जिस्ट करती हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं करती हैं, वो क्या क्या चीज़ें अचीव कर सकते हैं, वो क्या क्या चीज़ें नहीं अचीव कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में सेकेंड स्टैंजा में पोएट ने डिस्क्राइब किया है। और अब मैं एक बात कह दूं कि चूँकि ये पोएम जो है वो थोड़ा सा लेंदी है इन टर्म्स ऑफ डिस्क्रिप्शंस, इन टर्म्स ऑफ डिस्क्राइबिंग द पोएम, ये थोड़ा सा लेंदी है, और ऊपर से मैं लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा हूँ, ना कि समरी बता रहा हूँ। तो फिर अगर समरी बताता मैं तो फिर ये वीडियो ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट में रैपअप हो जाती है चैप्टर, ये जो पोएम है। लेकिन आई थिंक अगर मैं पूरी पोएम अभी अगर रैपअप करूँ तो ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, एंड आई डोंट थिंक इट विल बी ईजी टू कवर द चैप्टर विद वीडियो ऑफ 45 to 50 मिनट्स। तो हम अभी इसके हमने 2 स्टैंजा पढ़े हैं, 2 स्टैंजा बाकी है जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे फॉर श्योर। और तब तक आप ये जो अभी मैंने 2 स्टैंजा डिस्क्राइब किए हैं, आप उसको पढ़ो, आप उसको अच्छे से रिवाइज करो, एंड पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।